ओके, आज हमारा टारगेट ये है कि इक्विलिब्रियम को समझें और इक्विलिब्रियम के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें, ठीक है। इंशाअल्लाह लगती है आपको मुश्किल होंगी, लेकिन दे आर क्वाइट इजी टू अटेम्प्ट। बेस से समझेंगे उसको, वंस यू नो अबाउट इट कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो फिर बातें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ भी चुकी हैं, एमसीक्यूज पिछले 2 सालों में रिपीटेडली आ रहे हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इक्विलिब्रियम। Body is said to be in equilibrium when sum of all the forces acting on the body is equal to zero. अगर बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। जैसे मैं इस वक्त इक्विलिब्रियम में, आप सब इस वक्त इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो फोर्सेस में फिर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक लीनियर फोर्सेस और दूसरी एंगुलर या रोटेशनल फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज टॉर्क। अगर if sum of all the forces acting on the body is zero, body is said to be in equilibrium. Sum of all the torques acting on the body is zero, body is said to be in equilibrium. लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर आप सिर्फ लीनियर फोर्सेस की डिस्कशन करेंगे तो बॉडी फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, और आप सिर्फ अगर टॉर्क की बात करेंगे तो फिर बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी को दोनों इक्विलिब्रियम्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अच्छा, अगर बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है। न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ, नो फोर्स मींस नो एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ और इक्विलिब्रियम दे आर द सेम। न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो सेज दैट व्हेन देयर इज नो फोर्स द बॉडी विल आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिर हमें 2 स्टेट्स मिलेंगे बॉडी के। एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, या तो वेलोसिटी जीरो होगी या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। रिमेंबर, इन दोनों इक्वेशंस का एक ही मतलब है, व्हाट, द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। अच्छा, तो फिर मैं यहीं से टारगेट कर सकता हूँ मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में वैसे भी मास कांस्टेंट है, जब तक आप रिलेटिविस्टिक डोमेन में नहीं जाते मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर मास को रख देते हैं साइड पे, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट। तो फिर इस लिहाज से हमारे पास एक और डेफिनेशन भी आएगी इक्विलिब्रियम की। अगर बॉडी का मोमेंटम जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, अगर बॉडी का मोमेंटम यूनिफॉर्म है तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में। और ये दोनों सूरतें एक ही कंडीशन चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दोनों कंडीशंस, चाहे आप इसकी बात करें इसकी, चेंज इन मोमेंटम जीरो को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे आप इसकी बात करें या इसकी। तो अब आपके पास इक्विलिब्रियम की इस सेट में एक कंप्लीट डेफिनेशन मौजूद है जिसमें आप हर एंगल से चेक कर सकते हो। कोई एक ट्रू हो गया, सारे ट्रू। फोर्सेस जीरो, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। वेलोसिटी जीरो या रेस्ट, वेलोसिटी जीरो या यूनिफॉर्म, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। चेंज इन वेलोसिटी जीरो, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, मोमेंटम जीरो या मोमेंटम यूनिफॉर्म, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। या फिर चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। और न्यूटन फर्स्ट लॉ की दूसरी स्टेटमेंट क्या है? देखिए, एक तो आपने ये पढ़ा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। जब कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी बॉडी पर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। So in the absence of external force, the body will either remain at rest or move with uniform velocity. दूसरी स्टेटमेंट यूँ आ सकती है, in the absence of external force, the change in momentum of the body will be zero. The momentum of the body will either be zero or it will remain constant. समझ आई? तो अब इनमें से कोई भी एक बात ट्रू हो जाती है। ये सेक्शन ट्रू हुआ, ये सेक्शन ट्रू हुआ तो ये और ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हुआ या ये ट्रू हुआ, कोई भी एक ट्रू हो, बाकी सारे ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन अ सिमिलर नोट अगर आप यहाँ पर चेक करो तो टॉर्क इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। सो इफ देयर इज नो टॉर्क, नो एक्सेलरेशन। इफ देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, देन व्हाट वी विल से, द एंगुलर वेलोसिटी इज आइदर जीरो और इट इज यूनिफॉर्म। या फिर
the angular momentum is either zero or angular momentum is uniform. Uniform और constant एक ही term है. अच्छा. So we can write the change in angular velocity is zero in this, and the change in angular momentum is zero. और आपको अगर न्यूटन सेकंड लॉ याद हो तो F is equal to delta P divided by delta T. So torque is equal to delta L over delta T. ये नॉलेज चीज आपने चैप्टर नंबर 5 में भी देखी है, रोटेशनल मोशन. ये आपने चैप्टर 3 में देखा, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो ये चेंज जीरो हो जाए तो फिर टॉर्क या ये लीनियर फोर्स F जीरो हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा अब ये सारा सेक्शन मैं स्प्लिट कर रहा हूँ. ठीक है, ये सारा सेक्शन कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये सारा सेक्शन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो हमारे पास टोटल दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो ये सारा सेक्शन जो है ये हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन बना रहा है. और ये सारा सेक्शन हमारे लिए सेकंड कंडीशन बना रहे हैं. For a body to be in complete equilibrium, the body must satisfy first condition, second condition or both. Both. तो complete equilibrium के लिए दोनों conditions का satisfy करना जरूरी होगा. अच्छा, first condition को revisit करते हैं. First condition says that the sum of all the forces, linear forces acting on the body is zero. This means that sum of all the forces acting along x-axis and sum of all the forces acting along y-axis are zero. ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी. यानी जब भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो मैं इनसे हेल्प लिया करूँगा. ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्सेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आप चाहते हैं कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हो तो इसमें इन्वॉल्व फोर्सेस के लिए क्या कंडीशन? द फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर. फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर फोर्सेस. अगर फोर्सेस एक प्लेन में नहीं होंगी तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाएंगे. फोर्सेस का कोप्लेनर होना जरूरी है. अगर सेकंड कंडीशन पर बात की जाए तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो. तो कैसे लिखेंगे इसे? सम ऑफ क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे एक्स और वाई नहीं चलता, यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चलता है. तो इस कंडीशन के लिए फिर आपको सिंपली मेंशन करना पड़ता है कि द सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स. इन दो कंडीशंस के अंदर आपके सारे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा ट्रिक क्या है? जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो, मसला हल हो जाएगा. अगर मसला हल ना हो तो फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई कर लो, फिर डेफिनेटली हल होगा. क्योंकि इसके अलावा कोई भी हमारे पास चारा नहीं है कि अगर सेकंड कंडीशन के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो फिर हम कहाँ जाएंगे. सो फर्स्ट फिर सेकंड. तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को ट्राई करते हैं, कुछ एमसीक्यूज को ट्राई करते हैं. ठीक है, जैसे प्रीरिक्विजिट आप मुझे ये बताइए कि sin 3t किसके बराबर है? 0.5 या 1/2. तो फिर कोई बता सकता है sin 15 किसके बराबर होगा? 1/4. शाबाश. ये एक्चुअली हाफ हुआ है, एंगल हाफ होने की वजह से. यहाँ पे हुआ है, कोइंसिडेंस है. हर जगह पर ऐसा नहीं होगा कि आप एंगल को हाफ करें तो आपके पास वैल्यू भी हाफ हो जाए. तो इसलिए मैं रेलेवेंस में करवा रहा हूँ कि ये 0.25 या 1/4 के बराबर होगा. ये एंगल कभी कभी आ ही जाता है क्योंकि आसान एंगल है, इनकी वैल्यूज आपके पास इजीली याद होने के काबिल हैं. तो ये हमें पता होना चाहिए, तो फिर हम अपकमिंग प्रॉब्लम को इजीली डील कर सकते हैं. इसके ऊपर टाइप 1 एमसीक्यू को देखते हैं. ठीक है, अच्छा फर्ज कीजिए आपके पास एक क्लॉथलेस लाइन है. ठीक है, तो ये दो फिक्स्ड एंड्स के दरमियान आपने इस
क्लॉथ इस लाइन को, इस रोप को यूँ स्ट्रेच किया। अच्छा, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, मैं इसके बिल्कुल मिडल पर एक लोड हैंग कर देता हूँ। तो मिडल पर जब आप लोड हैंग करोगे तो ये अपनी इस पोजीशन से, इस नॉर्मल पोजीशन से डिस्टॉर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन, ठीक है। जब मैं इसके साथ एक मास m हैंग करूँगा, इस मास m की वजह से फर्ज करो कि 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रही है। चाहो तो 100 न्यूटन ले सकते हो, चाहो तो 50, क्वेश्चन में कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन है क्लॉथिस लाइन का अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ, वो है 15 डिग्री ऑन ईच साइड। दिस इज 15 डिग्री ऑन ईच साइड। हमें फर्ज करें कि कहा जाता है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन पैदा हुई है वो फाइंड करनी, ठीक है। बिल्कुल मिडल से हैंग किया गया, तो एक फोर्स तो W है व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो W इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड द रेस्ट इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स, ये T और ये T। तो दोनों एंड्स पर स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हुई है, इस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान। देखो, अच्छा, अक्सर जब आप डीप थिंकिंग करोगे, किसी चीज़ को क्रिटिकली देखोगे, इस नज़रिए से देखोगे कि मुझे इससे क्या मिल रहा है और मुझे इसमें क्या दिया गया है, तो ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी चीज़ों को जब आप ऐसी थिंकिंग करते हैं तो आपको क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना आ जाता है। अब इस स्टेटमेंट से मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता चल रहा है। पूरा सोल्यूशन क्या है कि मुझे रिजॉल्व करना है फोर्सेस को उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता मैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0। अब यहाँ पे तो मुझे पता है द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। जैसे आप कपड़ों की रस्सी के ऊपर कपड़े डाल दें तो स्टेशनरी ही रहते हैं अगर कोई हवा नहीं चल रही हो। तो ऐसे हालात में मुझे स्प्लिट करना होगा। तो देखो, एक फोर्स तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है अलोंग द वाई एक्सिस, लेकिन ये ली फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस ये प्लेन में एक्ट कर रही हैं, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस टेंशन को रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। एग्री करते हो? इस कंपोनेंट को Tx, इस कंपोनेंट को Ty। इसी तरह इसको भी रिजॉल्व करो, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? Ty, ठीक है ना। और ये कौन सा होगा? माइनस Tx, नॉट Tx। वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। अगर इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स पॉजिटिव है तो फिर इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स, दे आर एक्चुअली अपोजिट वेक्टर्स, या दिस वन इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ Tx। तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जरूरी है। अब आप अप्लाई करें, आपका सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस इज 0, तो इसमें वैल्यूज पुट करें। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस 0। एक फोर्स है Tx हेडेड विद माइनस Tx, और अगर ये दोनों आप देख लें कैंसिल आउट होंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस शुड आल्सो बी 0। अब बताओ y के अलोंग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? 3। वन इज वेट W, टाइप्स 2 है लेकिन फोर्सेस 3 है। तो वन इज द वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड एंड Ty, this is 1 Ty, this is the Ty, so this is Ty plus Ty plus minus W is equal to 0। मैं डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्सेस को नेगेटिव ले लेता हूँ, नीचे y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो इसलिए ले लिया करें नीचे वाले को नेगेटिव, इस तरफ वाले को भी नेगेटिव। अच्छा, ये हो जाएगा 2 Ty minus W is equal to, या फिर 2 Ty is equal to, अब ये मैथ्स है, क्वेश्चन खत्म हो चुके। बताओ Ty किसके बराबर है? T sin थीटा। Ty is equal to T sin थीटा। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को ओपन कर लें तो Ty is T sin थीटा। तो आप ले लेंगे। अच्छा, ये बताओ, ये दोनों एंगल सेम है? कौन से एंगल्स हैं? ये कौन से एंगल्स हैं? ट्रांसवर्स एंगल्स हैं। अच्छा, 2 dy 2t sin 15 इज इक्वल टू W की क्या वैल्यू है? 10 को पुट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 10 over 2 sin 15 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 into sin 15। 1/4 लिख दें तो बेहतर नहीं है? 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर चले जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 20 न्यूटन आ जाएगा। समझ आ गई?
तो ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज 20 न्यूटन, और टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए थी वेट से। अगर वेट ज़्यादा होता तो फिर रस्सी टूट जाती, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आता। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप देखें इसको, मैं इसको एक दफ़ा और अटेम्प्ट करता हूँ, मैं सिर्फ एंगल बदल दूंगा, बाकी बातें यही रहेंगी, और एंगल बदलने पे कंक्लूजन भी आएगी। टाइप 1 MCQ ही अच्छा, उसमें मैं आपको दोबारा प्रैक्टिस दे रहा हूँ। ये आपके पास क्लॉथिस लाइन है which is distorted now by an angle of 30 degree on each side। आपने इसके साथ हैंग किया हुआ एक मास m जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्ट, और फर्ज करो कि वो मास m है 10 न्यूटन, वो मास m जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो है 10 न्यूटन। अब क्या सिचुएशन होगी? स्टिल द वेट W is acting downward, ठीक है। द टेंशन T is along the string, तो टेंशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लो, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये इसका TX, ये इसका, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये माइनस TX, ये प्लस TY, स्टिल ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो x के अलावा कोई फोर्स एक्ट कर रही है नहीं, तो बस उसको लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, हम सिंपली u लिख देंगे। y के अलावा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनको पुट कर दो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y इज 0। सो y के अलोंग डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? प्लस ty प्लस dy माइनस w इज इक्वल टू 0। सो 2ty इज इक्वल टू w, या फिर 2t sin थीटा इज इक्वल टू w। वैल्यूज आप पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2 into t into sin 30 is equal to 10 है ना, ठीक है। अब sin 30 किसके बराबर है? 1/2 into 10 कट जाएगा, t is equal to 10 न्यूटन। कंक्लूजन क्या है ये बताओ? वेरी गुड। 30 के एंगल पर अगर एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन 30 हो तो टेंशन वेट के बराबर होगी, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। अगर एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन 30 देख लो तो समझ जाना वेट और टेंशन बराबर है। क्लियर हुई बात? इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया कि रिपीटिशन हो जो और कंक्लूजन आप लोग लेना जानते हो। वहाँ पर टेंशन ज़्यादा है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जस्ट बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन इससे ज़्यादा हुआ तो फिर रस्सी टूट सकती है, इससे ज़्यादा फिर अलाउड नहीं, टेंशन कम हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज, अब देखिए एक कैटेगरी क्वेश्चन, मैंने सिर्फ वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें आपको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ करना है। वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आपको अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल करना है, सेकंड कंडीशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये टाइप 2 MCQ है। अच्छा, टाइप 2 MCQ में यूनिफॉर्म रॉड लेंगे। यूनिफॉर्म रॉड क्या मतलब? मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली रॉड के सेंटर पे हो। जैसे मीटर रॉड होता है तो एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। यानी उसकी थिकनेस थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगी, यानी उसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। तो यूनिफॉर्म रॉड में जो लीनियर मास डेंसिटी होती है U which is equal to मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कांस्टेंट। मास पर यूनिट लेंथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी याद करवा देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है बट टेंड टू फॉरगेट। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स इज इन स्ट्रेच स्ट्रिक T into L divided by M, जिसमें आपने M/L को रिप्लेस किया था लीनियर मास डेंसिटी से, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, या आपकी टेक्स्ट बुक इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही है। तो मास पर यूनिट लेंथ भी हो सकता है जिसको आप लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, मास पर यूनिट एरिया भी हो सकता है जिसको आप सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं, और मास पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है जो आप लोग जानते हो। डेंसिटी ये 3 टाइप्स है विद रिस्पेक्ट टू दीस 3 वेरिएबल्स, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसको एक पाइवट पे बैलेंस किया हुआ,
ये वो पाइवट है। क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसकी खासियत क्या होगी? खासियत ये होगी कि इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। COM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। तो आप इसको एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस कर सकते हो। जैसे अगर इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है तो ये एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस होगा, और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है तो इट विल नॉट बैलेंस ऑन द सेंटर, ये किसी एक तरफ टेंड करेगा, इट विल टेंड टू मूव ऑन आइदर साइड। ठीक है, जिस तरफ मास ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसी तरफ मूव करेगा। अब देखो होता ये है कि जब मैं फोर्स बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करता हूँ तो वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और मेरी लीनियर फोर्स F अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो ऐसे हालात में क्या होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब स्टिल अगर मैं उसके ऊपर वेट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, लीनियर मोशन करेगी, इट विल एग्जीक्यूट ओनली लीनियर मोशन, कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी इसमें। समझ आई कि नहीं आई? बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन करते हैं, उनमें कोई भी टार्क पैदा नहीं होती। ये बात मैंने पहले भी बताई, क्योंकि मैं बॉडी के सेंटर पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इट बिहेव लाइक अ सेंट्रल फोर्स एंड सेंट्रल फोर्सेस कैन प्रोड्यूस टार्क। नो, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया कि सेंट्रल फोर्सेस टार्क पैदा क्योंकि उनके लिए मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा। हाँ, इसी डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं फोर्स को यूं अप्लाई करूँ, इधर देखो, अब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको होल्ड किया हुआ, इसके वेट को मैंने यूं बैलेंस किया हुआ है, लेकिन अगर देखो मैं फोर्स यूं अप्लाई करूँ बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास पर, तो ये कौन सा मोशन है, लीनियर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, रोटेशनल, क्यों, मोमेंट आर्म पैदा हो गया। जब मैं बिल्कुल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या यहाँ पे कोई मोमेंट आर्म है मेरे पास? नहीं, लेकिन जब यहाँ फोर्स अप्लाई करूँ या यहाँ फोर्स अप्लाई करूँ तो मोमेंट आर्म मुझे मिल जाता है और टॉर्क नॉन जीरो हो गया। अच्छा, अब यूनिफॉर्म रॉड है तो ऐसा करते हैं कि इस रॉड के साथ कुछ डिस्टेंसेस पर कुछ मासेस हैंग कर देते हैं। मैंने एक मास M हैंग किए which is let's say 10 kg and a distance R1 and some other distance R2। मैं एक और मास हैंग कर रहा हूँ M2, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कम होगा या ज़्यादा। जो नॉलेज मुझे दी गई है वो ये है, क्वेश्चन डायग्राम को देख के M1 10 kg, M2 फाइंड करना है, R1 लेट्स से 16 सेंटीमीटर है, R2 लेट्स से 20 सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है कि M2 की वैल्यू क्या होगी। पहले क्वेश्चन को देखते ही ये प्रेडिक्ट करो कि M2 M1 से ग्रेटर होगा या लेस होगा। M2 should be less than M1, बराबर तो नहीं हो सकते। अगर M1 और M2 बराबर होते तो फिर इन दोनों के डिस्टेंसेस भी बराबर होने चाहिए। देखो, इसका मोमेंट आर्म कम है, इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है, और अगर आप कंसंट्रेट करो तो इस मास M की वजह से इधर एक वेट W1 एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और उसकी ख्वाहिश क्या होगी, कौन सी टार्क पैदा करेगी? ये कौन सी टार्क है? एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये मास M, फर्ज करो अगर ये मास M ज़्यादा होता तो ये कौन सी टार्क पैदा करता? एंटी क्लॉक। यार ऐसा समझो सीसा है, इधर आप बड़े भाइयों आप यहाँ पे बैठे हो, आपका छोटा भाई यहाँ पे बैठा हो, तो अगर आप दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठ जाओ तो क्या ये पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करो? देखो डायग्राम को देखो, ये फर्ज करो कि सीसा है, ठीक है, ये आप हैं, आप तो बड़े हैं, आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, आप इधर खड़े हो गए आके या इधर बैठ गए आके, ठीक है, और यहाँ पे ये पाइवट है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम ले रहे हैं। अब आपका छोटा भाई बेचारा होगा भी थोड़ा कमजोर सा, क्या इज इट पॉसिबल कि इन दोनों की टार्क एक दूसरे को बैलेंस करें अगर दोनों एक ही डिस्टेंस पे खड़े हों? ये पॉसिबल नहीं है। तो नतीजा क्या होगा? ये वाला आप नीचे जाओगे, जब आप नीचे जाओगे तो आप टार्क पैदा करोगे क्या? और ये कौन सी टार्क है? एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब मैं भी एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये कौन सी टार्क पैदा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहा है। अगर इसका वेट ज़्यादा होता तो फिर ये क्लॉकवाइज टार्क पैदा करता। अब इसकी टार्क का डेफिनेटली कुछ हिस्सा इसके टार्क को बैलेंस आउट कर रहा है। द रिमेनिंग पोर्शन
which is called net torque will produce net angular acceleration. For example, ये 10 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करेगा, ये 8 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करेगा, तो डिफरेंस कितना है? 2 न्यूटन मीटर की वजह से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगी और ये रोटेट करने की कोशिश करेगा. अच्छा, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, हमेशा सीसा को माइंड में रखो. जब भी आपको कहीं पे चेक करना हो कि कौन सी टॉर्क पैदा करनी है, उधर जाके खुद खड़े हो जाओ और दूसरे एंड पे चेक करो कि आप समझो कि आपको दूसरा भाई खड़ा है, छोटा भाई खड़ा है, तो आपकी फोर्स ज़्यादा होगी, आपकी वजह से टॉर्क पैदा होगी. ओके, मुझे M2 चाहिए. अब ये W1, ठीक है, इसकी वजह से भी एक टॉर्क पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि इसका वेट है W2. अब ये कौन सी टॉर्क पैदा करने की कोशिश करेगा? ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करने की कोशिश करेगा. इसका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ यूं मान लेगा, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन से तो ये मसला हल होने नहीं लगा, मुझे M2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना. तो मैं सेकंड कंडीशन लगा देता हूँ. सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स. अच्छा, क्लॉकवाइज टॉर्क मोमेंट आर्म इनटू फोर्स R1 F1, इधर भी मोमेंट आर्म इनटू फोर्स. R1 कितना है? 16 सेंटीमीटर. सिर्फ 16 लिख दो, यूनिट सेम है तो फिर मत लिखो यूनिट, ठीक है. इनटू F1 कितना है? 100 न्यूटन. 10 kg नहीं लिखना, 100 न्यूटन. लेकिन मैं शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा M1 G1 इज इक्वल टू G M1 इंटू G. R2 20 मल्टीप्लाई M2 तो नहीं पता इंटू G. ये दोनों कट जाएंगे और आपको शॉर्टकट फार्मूला भी मिल जाता है यहाँ से, जो मैं आखिर में लिख दूंगा. अच्छा, ये 4 और ये 5 दोनों 5 को टेबल में आते हैं 4 के, ठीक है. अच्छा, हो जाएगा 4M1 इज इक्वल टू 5M2. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? M2 की. तो 4 इंटू M1 कितना है? 10 है, इज इक्वल टू 5M2. 5 इंटू 2 इंटू 4, इसका मतलब M2 की क्या वैल्यू है? 8 kg. मैंने क्या कहा था कि M2 कम होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए उसका मास अगर कम है तो उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा. आप लोगों ने ये टेक्निक पहले कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व भी की कि जब मोमेंट आर्म कम हो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील. या फिर आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो फोर्स कम लगानी पड़ती है. तो ऐसा हो चुका है, हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं. बड़े अनलकी लोग होंगे जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो. हमारे जो टीचर्स होते थे, अल्लाह उनको जो ज़िंदा है और लंबी उम्र दे, खुशहाली दे, और जो फोत हो गए अल्लाह उनको बख्शे, उनके दर्जात बुलंद करे. कुछ टीचर मेरे ऐसे थे, बड़े गुस्से वाले होते थे, तो हम भी तो बचपन में थोड़े शरारती नहीं होते, तो मारते थे स्टिक से. स्पेशली ये इस्लामियात के जो टीचर होते हैं माशाल्लाह, ये बड़े हेल्दी से होते हैं और गुस्सा भी इनको ज़्यादा आता है और मारते भी दे के. उनकी स्टिक, हम अक्सर उनकी स्टिक छोटी रखते थे और टेप वेप चढ़ा के रेड और ब्लैक बड़ा कम्बिनेशन बना के उनको देते थे कि हमें मारो. ये रिक्वायरमेंट होती थी, उन्हीं की तरफ से मांगी जाती थी, हमें पूरी करनी पड़ती थी. एक तो मार भी हमें रहे, स्टिक भी हमसे मांग रहे. लेकिन बहरहाल छोटी स्टिक देने का बड़ा फ़ायदा होता था और हम स्टिक भी खुशी खुशी देते थे. और अक्सर मैं तो आखिर में ही जाके खड़ा होता था, क्योंकि अगर पूरी क्लास को पढ़ रही है तो मेरे तक आते आते सर ने थक ही जाना है. और दूसरा ये कि जब स्टिक छोटी है तो देखो, छोटी स्टिक, मोमेंट आर्म बहुत कम है, तो मुझे आपको हर्ट करने के लिए या टीचर को मुझे हर्ट करने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी. ऐसा होगा कि नहीं? और ये करते करते अगर 50 लड़के हैं क्लास में तो हाथ बहुत थक जाता है. तो ये टॉर्क आपको बचा लेती है, मोमेंट आर्म आपको बचा लेता है. लेकिन वो बेवकूफ़ होते थे कुछ. अगर मोमेंट आर्म बड़ा हो गया तो सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स चाहिए. तो फिर तो आपको पता है रिसीविंग एंड पे जो होता है वो क्या कर रहा होता है, और वो ये भी कर रहा होता है. और जो ज़्यादा ये करता है तो फिर उसको हाथ पे नहीं पड़ती, उसके फिर गिटार का हर तार बजाया जाता है. ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड. इसमें शॉर्टकट फार्मूला क्या है, मैंने आपको सिखाया सारा कॉन्सेप्ट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देख लो तो शॉर्टकट फार्मूला ये है. M1 R1 is equal to
m2r, ये इसका शॉर्टकट होगा। तो आपने सिर्फ शॉर्टकट में वैल्यू पुट करके अपने रिजल्ट निकाल लेना। अच्छा ये कौन सा रॉड था? नॉन यूनिफॉर्म ट्राई करते हैं, ठीक है। ये टाइप 3 हो गई, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म रॉड में फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेसबॉल बैट है, तो बताओ क्या इसकी लीनियर मास डेंसिटी अब कांस्टेंट है? कौन से एंड पर लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है, ए या बी? एंड ए इज मोर हैवियर एज कंपेयर्ड टू एंड बी। तो क्या ये सेंटर पे बैलेंस होगा? किस जो सेंटर ऑफ मास है किस एंड की तरफ होगा? क्लोजर टू एंड ए। तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा अब अगर ऐसा हो कि मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ इस एंड पर, तो क्या ये इस एंड पे बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशनल बी पे कुछ मास m हैंग करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल वेट हैंग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये फर्ज करो कि ये सेंटर ऑफ मास है COM ऑफ दिस बेसबॉल बैट, और यहाँ पे मैं कुछ वेट हैंग कर देता हूँ, ठीक है। वो वेट कितना है? फॉर एग्जांपल वो वेट W है 0.90 न्यूटन, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो वेट है वो दे दिया, इसको W2 का नाम दे दो। बल्कि वेट की बजाय मैं आपको डायरेक्टली मास ही दे देता हूँ। यहाँ पे मास M2 ले लो ताकि प्रॉब्लम हमारी आसान रहे। मास M2 इज इक्वल टू 0.90 kg ले लो। यहाँ पे बेसबॉल बैट का मास है M1 which is represented by MB। मुझे नहीं पता ये कितना है। बैलेंस कंडीशन है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको ये डिस्टेंसेस दे दिए जाते हैं, ये 0 सेंटीमीटर पर है और ये लेट्स से 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस किया हमने इसे। ये वाला एंड ले लो, फॉर एग्जांपल बल्कि इसको 20 सेंटीमीटर पे ले लें, इसको 20 सेंटीमीटर पे ले लो, और यहाँ से यहाँ तक फासला डायग्राम में आपको गिवन होगा 14 सेंटीमीटर। फाइंड करें MB की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। कैसे करेंगे? 14 पहले फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप, ताकि आपको टारगेट पता होगी कैसे जाना है, फिर वैल्यूज को डिसाइड करेंगे। तो क्या इधर पुट करेंगे? M1 R1 is equal to M2 R2. M1 is MB, which we need to find. What is R1? 40. No. Moment arm is the distance measured from axis of rotation. तो आपने इधर आना है। 40 minus 40 कितना होगा? 26 होगा। Is equal to M2 कितना है? 0.90 R2 20 वो इधर गिवन है, इधर के ये 20 है, ये मेंशन हुआ इनटू 20। सॉल्व हो सकता है? ठीक है, डू इट एज योर होगा। यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो, टेक्निक एक ही रहेगी हमारे पास। तो यहाँ से हमें मास ऑफ दिस बेसबॉल बैट वी कैन ऑब्टेन। ओके, टाइप 3 की तरफ आते हैं। ये नहीं टाइप 3 है 4 है? 4 है। टाइप 4 की तरफ आते हैं। टाइप 4 में क्या होगा? टाइप 4 में ये सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट्स के साथ, पहले तो ऐसा था ना कि मैं सपोर्ट नीचे रखता था, सपोर्ट को एयर में ले जाते, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फिक्स सपोर्ट है, और इस फिक्स सपोर्ट के साथ मैंने दोनों एंड्स पर एक यूनिफॉर्म प्लैंक हैंग किया हुआ है। जैसे झूला होता है ना बच्चों का स्विंग, इसको हैंग कर देते हैं, इसको हैंग किया हुआ है। अच्छा अब इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ठीक है। ये फिक्स स्टैंड्स हैं, यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसका वेट फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 न्यूटन है। सेंटर ऑफ मास इसीलिए एग्जैक्टली सेंटर पर लिया गया। अच्छा इन दो
रोप्स के दरमियान जो फासला है फॉर एग्जांपल वो 4 मीटर है, मतलब इस प्लैंक की लेंथ कितनी हुई 4 मीटर, यूनिफॉर्म लेंथ वाला प्लैंक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुई है इसको आप एंड ए का नाम दे दो, इसको आप एंड बी का नाम दे दो। यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन इट इज टी ए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन इट इज टी बी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ टाइप 4, उससे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मिलके यूज होगा, दोनों ही कंडीशंस हम यूज कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, पहले कॉमन सेंस चलेगा, बाद में सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा हो गया आके और उस स्टूडेंट का वेट है फॉर एग्जांपल 300 न्यूटन और वो यहाँ पे खड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम एंड ए, तो बताओ कौन से एंड पर टेंशन ज्यादा होगी स्ट्रिंग में, एंड ए या एंड बी? एंड ए विल बी समवट लाइक दिस, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। खुद का इमेजिन करो ना, अगर आप एक झूले पे खड़े और साइड पे हो जाओ थोड़ा, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है उस साइड पे। दिस हैंड विल हैव ग्रेटर टेंशन देन टीबी। सो पहले तो ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि टी ए शुड बी ग्रेटर देन, ताकि हमें पता हो कि जो आंसर हमने निकालना है वो इसके तहत आना है, एंड हमें समझ आती हो। ओके, उसके बाद क्या करोगे, टी ए और टी बी दोनों नहीं पता, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ए एंड टी बी। फर्स्ट कंडीशन लगाओ, मसला हल हो गया तो ठीक, नहीं तो सेकंड पे जाएंगे। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स इज 0। बताओ एक्स के अलोंग कोई फोर्स है? नहीं है, तो उसको इसी तरह रहने दो। वाई के अलोंग फोर्सेस हैं? अच्छा बताओ कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अपवर्ड कौन सी हैं? तो ये प्लस है, इनको पहले लिख लो, टी ए प्लस टी बी। डाउनवर्ड कौन सी है? वेट ऑफ द प्लैंक एंड वेट ऑफ दिस वाई व्हिच इज माइनस 300 माइनस 500 इक्वल टू टी ए प्लस टी बी, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 800। इन दोनों फोर्सेस का सम कितना है? 800 है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें एंड ए पर कितनी फोर्स है और एंड बी पर कितनी है, वो फाइंड करनी है। ये जानता हूँ कि एंड ए वाली ग्रेटर है। फर्स्ट कंडीशन से जो मिलना था वो मिल गया। अब चलेंगे किसकी तरफ? सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड को ट्राई करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई इट। अप्लाई सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होगा, हम कैसे चूज करें एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप किसी भी एंड को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या होती है, किसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाएं, या एंड ए को या एंड बी को। ये बताओ, जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही हो उसकी डार्क क्या होती है? 0 0। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं इसको अभी के अभी प्रूव भी कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले, और अब प्रूव भी कर देता हूँ। पहले स्टेटमेंट को समझो। मैं ये कह रहा हूँ, जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो उस फोर्स की डार्क 0 हो। साबित करूँ? टेस्टर वाला केस है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है कि नहीं? तो अब देखो, अच्छा इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है कि नहीं? डार्क पैदा होती है उसमें? नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से हट के किसी पॉइंट पर अप्लाई हो, डार्क पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डोर को कभी भी इनफाइनाइट फोर्स भी अप्लाई कर दो, हिंजेस से ओपन नहीं कर सकते। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। इधर एक हैंडल लगा दो, इनफाइनाइट फोर्स भी अप्लाई कर दो, ये डोर रोटेट नहीं करेगा, मोमेंट आप जीरो। तो आपने जिस ट्रिक ये होती है, जिस फोर्स की डार्क को भी 0 करना हो, क्या करो, उसका मोमेंट आप 0 कर दो, उसकी लाइन ऑफ एक्शन, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लो, ताकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो? सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो। इसका मतलब ये, अगर मुझे टी ए भी नहीं पता, टी बी भी नहीं पता, तो मेरी ट्रिक क्या होगी, मैं ए या बी में से किसी भी एक को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, एंड ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेता हूँ, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप दोनों में से किसी को बना सकते हैं। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने, इस प्लैंक के वेट ने और इस तीसरी फोर्स टी बी ने जिसमें टॉर्क पैदा करनी है, अबाउट दिस टॉर्क पैदा करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम में पैदा नहीं कर सकते। फर्ज करो अगर ये रस्सी टूट जाती है तो ये प्लैंक किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अच्छा, इट विल गो लाइक दिस, लुक एट माय हैंड,
ये अगर ऐसे जाएगा तो ये कौन सी टार्क है? इसका मतलब कि ये स्टूडेंट और ये प्लैंक दोनों मिलके कौन सी टार्क पैदा कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। यानी फर्ज करो ये रस्सी टूटी, इससे भी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करनी है, और दोबारा रस्सी को तोड़ो, भूल जाओगे ये यहाँ पे है। अगर ये यहाँ पे ना भी हो तो भी ये कौन सी टार्क पैदा करेगा? क्लॉकवाइज। तो जरूरी ये होगा कि जब आप किसी एक फोर्स को स्टडी कर रहे हो तो बाकियों को भूल जाए। जैसे मैं अगर बॉय को स्टडी करूंगा मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पे 5 न्यूटन है और यहाँ पे टीवी है, उसके बाद देखूंगा कि इससे कौन सी टार्क पैदा करनी है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये लड़का ऐसे ही गिरेगा कि क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब भी ये प्लैंक ऐसे गिरेगा कि नहीं? अच्छा, अब ये दोनों नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये फोर्स हो, तो ये कौन सी टार्क होगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो उसकी फोर्स अपवर्ड है। तो ये देखो प्रैक्टिकल प्रूफ, देखो प्रैक्टिकल ऐसे इमेजिन करो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एंड वी, और सिर्फ इधर फोर्स लग रही है, कौन सी टार्क? तो ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करेगा। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अप्लाई कर दो कंडीशन। सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू, अच्छा क्लॉकवाइज टार्क, तो ये दोनों पैदा कर रहे हैं। टॉर्क इज मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, बताओ इसका मोमेंट आर्म कितना है? फोर्स कितनी है? 300। वेल राइट, 1.2 इनटू 300 प्लस फोर्स, मोमेंट आर्म गिवन नहीं है, 4 है, 4 ये अवेलेबल है, कितना है? 2 है। ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है ना, तो ये यूनिफॉर्म प्लान का ये फायदा है कि हमें पता है कि एक्सेस ये सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2। अब बताओ 2 इनटू 500 इज इक्वल टू, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क ये पैदा कर रहा है, तो उसका मोमेंट आर्म कितना है? 4 है। इसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? 4। लेंथ ऑफ द प्लैंक के बराबर है, ये देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और एंगल भी 90 है, तो sin 91। अच्छा, ये हो जाएगा 4TB। इसको तो इधर ही कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 360 प्लस 1000 इज इक्वल टू 4TB। 4 पे डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, ये कट जाएगा, इधर भी डिवाइड करें, इधर भी 4 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 250 is TB. So 250 plus 90 becomes 340 is TB। अच्छा बताओ TB अगर 340 है तो TA कितना होगा? ज्यादा होगा तो कितना होगा? वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू 800 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस का सम कितना है? 800 है, और अगर TB 340 है तो डेफिनेटली फिर TA कितना होगा? इट इज 460 न्यूटन, और यही हमने इनिशियली प्रेडिक्ट किया था कि TA की वैल्यू TB से ज्यादा होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छा, लास्ट टाइम फॉर टुडे, टाइप 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में और अब जो क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं उसमें जरा सा फर्क समझो। यूनिफॉर्म प्लैंक है और उसको सपोर्ट कर रही हैं दो सपोर्ट्स, वन इज हियर व्हिच इज सपोर्ट A एंड द अदर वन इज हियर व्हिच इज सपोर्ट B। यूनिफॉर्म प्लैंक है और इसका वेट है 500 न्यूटन। अच्छा, अब ये नीचे गिरना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इन सपोर्ट्स की वजह से जो फोर्सेस प्रोवाइड हो रही हैं दे आर FA एंड FB, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में और इस डायग्राम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये 500 का प्लैंक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अपने वेट की वजह से, 500 वेट रखने वाला प्लैंक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अपने वेट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट किससे प्रोवाइड की गई? टेंशन इन द स्ट्रिंग ने अपवर्ड। यहाँ पर सपोर्ट किससे प्रोवाइड की गई? ये दो पाइवट्स जो यहाँ पे लगी हैं, या ये दो फुलकर जो सपोर्ट्स हैं यहाँ पे जो लगी हैं, इन्होंने ये सपोर्ट प्रोवाइड की है। और ये देखो ये भी FA FB अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, वो TAD भी अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो मामला बिल्कुल सेम है। फर्क उसमें और इसमें क्या होगा? बस ये वेट्स को इधर उधर कर देगा। यहाँ पे लड़का अंदर खड़ा हुआ था, एक लड़का इधर खड़ा कर दो, थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर दो, टेक्निक वही रहेगी।
यहाँ पे एक 500 न्यूटन का लड़का खड़ा कर देते हैं, ये स्टूडेंट है 500 न्यूटन, ओके, जो एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम दिस सपोर्ट ए। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे 0.5 मीटर के फासले पर एक और वेट हैंग किया विच इज 100 न्यूटन, ठीक है। एफ ए और एफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगी। सोचें जरा इसको, इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में इतना कोई फर्क नहीं है। पहले मैंने सिर्फ देखो एक ही स्टूडेंट को खड़ा किया, अब मैंने प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट किया, एक स्टूडेंट को भी खड़ा कर दिया, साथ एक एडिशनल वेट भी ले आया, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। सॉल्व मैं करता हूँ, प्रैक्टिस आप कर लें, ठीक है। नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ ए एंड एफ बी, एफ ए और एफ बी की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेरे साथ रहें, रेजोनेंस में रहें, ठीक है। ये ना हो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग कहीं गार्डन में घूम रहे हो। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दें, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी 0। तो अब आप मुझे बताएं क्या लिखूं, एफ ए प्लस एफ बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, एफ ए प्लस एफ बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है टी ए प्लस टी बी किसके बराबर था 800। तो मैं तो बड़ी मैथ्स बार बार कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग डायरेक्ट अप्रोच पे जाएं। एफ ए प्लस एफ बी किसके बराबर होगा, you are missing the part, there are 3 forces acting in the downward direction, this one and this one, only 2 forces acting in the upward direction, so F A plus F B is equal to 1100 न्यूटन। समझ आई, ठीक है ना। 2 फोर्सेस अपवर्ड है, 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है, तो बार बार तो इक्वेशन मत लगाओ ना, थोड़ा फास्ट ट्रैक पर भी आओ, क्या आप देख के ही समझ जाओ कि क्या करना है। मसला हल हुआ हमारा। अच्छा, किस हद तक, सिर्फ इन दोनों के सम की हद तक, जो हम पहले भी फाइंड कर चुके थे। तो अगर फर्स्ट कंडीशन से बात ना बने तो लेट्स गो टू द सेकंड कंडीशन, सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज स्टार्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले चूज करो, कौन सा लोगे, ए ले लो, बी ले लो, अपनी मर्जी है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हर सूरत में सेम होगा। आपकी मर्जी के मुताबिक ए ले लेते। लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो फिर देखो, अच्छा हमारे पास एक ये है जो टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो एक फोर्स को एट अ टाइम लेंगे, सारी फोर्सेस को भूल जाओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बताओ ये स्टूडेंट कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये देखो ये यूं लेके जा रहा है। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, तो इसको इस सेक्शन में ले आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। बताओ इसका मोमेंट आर्म कितना है 0.5, और इसकी फोर्स कितनी है 500 प्लस 4 भी होंगी, फिर लिखेंगे फॉर द टाइम बी। किसकी तरफ जाएं अब, दूसरी को नहीं, एफ बी तो हमने पॉइंट बी को, ये ए था, ए को तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया हुआ है ना, तो इसकी टॉर्क तो 0 हो जाएगी। अब इसके अलावा जो फोर्स आ रही है वो ये वाली आ रही है, लेफ्ट से शुरू करके राइट पे जा रहे हैं, ये फोर्स, बाकी तमाम फोर्सेस को भूल जाओ। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फासला 3 मीटर है टोटल, तो बताओ कि ये कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है, कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है, क्लॉकवाइज। चलो चेक कर लेते हैं। ये सपोर्ट भी हटा दी, ये 100 न्यूटन भी हटा दिया, ये 500 न्यूटन भी हटा दिया, सिर्फ ये वेट ऑफ द प्लैंक है, तो ये भी नीचे गिराएगा इससे, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा। तो इधर एक सैंपल ड्रॉ कर देता हूँ क्लॉकवाइज, तो ये सेक्शन में आएगा। अच्छा, मोमेंट आर्म कितना है इसका 1.5, वेरी गुड, 1.5 इंटू फोर्स कितनी है इसकी 500, ये अपने वेट 500 की वजह से 1.5 मीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म प्लैंक था और ये टोटल डिस्टेंस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अच्छा, फिर इस फोर्स की तरफ आते हैं, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, बाकी तमाम फोर्सेस को भूल जाओ, ठीक है। कि कौन सी टॉर्क पैदा करेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। इस सपोर्ट को हटाते ही अगर इधर आप खड़े हैं आप तो नीचे गिरोगे, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करोगे, एंटी तो नहीं हो सकता, तो ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा। अच्छा, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा, तो इधर ऐड करता हूं, मोमेंट आर्म इसका कितना है पिछले वाला सर 1.5 में 2.5
3 अगर आपके पास 3 है तो 3 का हाफ आजकल 1.5 ही है. It's not 2.5. Maybe in accordance with some law given by some x, y, z, but not in accordance with calculation. 3 है, 3 divided by 2. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो हाफ कितना हो जाएगा? ठीक है. Okay, now tell me about this one. 2.5. It is 2.5. 0.5 नहीं, फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर होगा. It is 2.5. अच्छा, क्लॉकवाइज चार्ज पैदा कर रहा है. तो 2.5 into how much force? 100. तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया. इसको चेक करो आप. सपोर्ट बी कौन सी टार्क पैदा कर रही है? अगर बाकी तमाम फोर्सेस ना हो तो देखो उसकी फोर्स अपर डायरेक्शन में. वो इधर अगर एक मार्कर पड़ा हो और ये फोर्स अपर डायरेक्शन में हो, किस तरफ पुश मिले? एंटी क्लॉकवाइज. सो ये इधर ले जा रही है. देखो ये फोर्स अपर डायरेक्ट कर रही है, तो ये इसको यूं लेके जाएगी. तो एंटी क्लॉकवाइज. तो मतलब इस सेक्शन में ऐड करूंगा. मोमेंट आर्म इसका कितना है? 3. और फोर्स कितनी है? FB. सॉल्व हो जाएगा. FB के लिए सॉल्व करें. FA की वैल्यू आपको. थैंक यू.